अमेरिका और इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, और जो इलाकाई मीडिया है उसने क्या रिपोर्ट किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर दूँ आपको कि ये रात को झड़पें हुई हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी, उसके बाद फिर मामला थम गए हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ खित्ते को दोबारा से जंग में धकेल सकती है, और ये हम सब जानते हैं। और नेतन्याहू अभी तक इस जंगबंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा नज़र नहीं आता, तो मे भी दोबारा जंग शुरू करने में कोई ना कोई हिकमत अमली हो। बहरहाल इस वक्त जो मुतदाद इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी अफवाज ने जनूबी ईरान में मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया, ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कुछ जो पासदारान इनकलाब की वो कहते हैं कश्तियाँ थीं, उन्हें तबाह किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही बंदर अब्बास में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल के एक ऐसे ठिकाने को भी हदफ बनाया गया जो अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बना रहा था। दूसरी जानिब ईरान ने जो दावा किया वो ये है कि आज रात बंदर अब्बास के करीब उनकी कश्तियों पर होने वाले हमले में 4 आम माहीगीर हलाक हुए हैं, और मकामी मीडिया ने उन हलाक शुदगान की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी माहीगीरों की शहादत का ये दावा अमरीकी रिपोर्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, जिनमें कहा गया था कि ये फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाया गया है, और ये IRGC की कश्तियाँ थी और उनके ऊपर अटैक किया गया है। जबकि अल जज़ीरा के रिपोर्टर अली हाशिम वो ये कहते हैं कि उनकी ईरानी सोर्सेज से बात हुई है, और वहाँ से जो उन्हें पता चला वो ये है कि बंदर अब्बास के करीब सुनी जाने वाली शदीद फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पासदारान इनकलाब ने समंदर में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ौजी कश्तियों पर हमले किए। ये खबर जो है वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर बता रहे हैं। अच्छा, वो ये बता दें इस हमले में IRGC बहरिया के कई अहलकार शहीद हो गए हैं, और ज़राए ने उन्हें मज़ीद बताया कि सूरत-ए-हाल अब भी नाजुक है और वाक़यात अब भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब हमले हुए थे। तो नाज़रीन, ये एक झड़पों की सूरत-ए-हाल इसको कहा जाएगा। दोनों जानिब से अटैक किया गया, इसमें जो है वो जंगी तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं, इसमें जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं, और बहरी फ़ौज भी इस्तेमाल हुई है, और काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के ऊपर ईरान जब तफसीली जवाब देगा तो तब पता चलेगा। वैसे भी ईरान ने हमेशा कहा कि हम जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब ज़रूर देंगे, और ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। अब अगर इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो देखना होगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। मैं बाकी इंटरनेशनल खबरों की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म चीन में मौजूद हैं, और उनकी बगल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हैं। ये कोई जंग नहीं चल रही इस वक्त, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा, और पाकिस्तान ने जंग फिलहाल लड़नी भी नहीं है किसी के साथ। अभी अमरीकी सदर चाइना में होकर गए हैं, उनके बाद रूस के सदर चाइना में होकर गए हैं, दोनों के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं आया। फिर कुछ अर्सा पहले जो है वो होकर गया था पेड्रो, जो स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म है, उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। ईरानी क़यादत भी आई थी, और ईरानी जो सियासी क़यादत है वो भी पहुंची थी चीन में, लेकिन उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। हमारे पीछे रह जाने की जो एक बड़ी वजह ना वो यही है कि हमारे सियासतदानों को कोई भी फैसला करने से पहले मुल्की मफाद में नहीं देखना होता। उन्होंने ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है या नहीं है। वो बेचारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं, और पाकिस्तान का मफाद कहीं और रह जाता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ उसका आर्मी चीफ नहीं होता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वो खुद बात करता है, उसके वज़रा बात करते हैं, वो अपने आर्मी चीफ को अपनी बगल में या अपने पहलू में बिठा कर नहीं रखता। यूक्रेन गुज़िश्ता 4 साल से जंग लड़ रहा है, और बहुत ताकतवर मुल्क है रूस जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है। जब यूक्रेन का सदर जाता है दुनिया के ममालिक में तो उसकी बगल में भी उसका आर्मी चीफ नहीं होता, हालांकि उसका आर्मी चीफ दुनिया की एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहा है। मगर जब वो ट्रंप को मिलने गया तब भी उसके पहलू में उसका आर्मी चीफ नहीं था। लेकिन हमारे दौरों में तो ऐसा लगता है कि हमारा आर्मी चीफ अपने अर्दली को अपने साथ लेकर आया हुआ है, और वो अर्दली चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह के ऊपर अपने आका की तारीफ़ें करना नहीं भूलता, हर जगह वो तारीफ़ें करता रहता है। तो फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान को मिलता गया। देखिए, इससे फील्ड मार्शल को पजीराई मिलती है, वो दुनिया के काम आते हैं, अमेरिका जो उन्हें कहता है वो करते हैं, वो पॉलिसी उसके मुताबिक बदल देते हैं, और बहुत सारे ममालिक की डिमांड्स को पूरा करते रहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के हवाले से रिलेक्टेड थे, लेकिन फील्ड मार्शल ने यह फौरी तौर पे कर दिया। अमेरिका
के हवाले से इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, उनका एक एब्सोल्युटली नॉट का एक मौक़िफ़ था। फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें बदल दी और फिर आप देखें कैसे अमेरिका की सोच बदल गई पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में और पाकिस्तान में सूरत हाल के बारे में। फिर उन्होंने किस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में करवाया। बहरहाल इन दौरों का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता, टके का फ़ायदा नहीं होता। पूरे ने मुझे कहा था कि फ़ौज खेलती है गुड तालिबान और बैड तालिबान करके। जो बैड तालिबान है उनको ये कहते हैं मारो, और उनको मार के ये दुनिया को बताते हैं कि जनाब देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं। और इन्होंने अपने गुड तालिबान भी रखे हुए हैं जिनके जरिए से ये निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और जगहों पे कब्जा करते हैं और बड़े तरीके से वसाइल को कंट्रोल करते हैं। और जब लोग इनके रास्ते में रुकावट बनते हैं तो ये गुड तालिबान को उस इलाके के अंदर भेज देते हैं। ये बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त बताई जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। बहरहाल इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर इस्तीफे आ रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर धरने चल रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल चल रही है। कश्मीरी अपने हक के लिए डट गए हैं। तो अब पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिले वो कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। कश्मीरी खुद भी बड़े तगड़े ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जो मुराद वाला बिल आया था, जो एक कानून पास किया गया, उस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। गवर्नर ने कहा जी मैं इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं करूँगा। गवर्नर ने यह भी कहा कि ना सिर्फ मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा बल्कि मैं इसकी मुखालफत करूंगा, मैं इसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिखूंगा। इस तरह की बातें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कही। लेकिन दरअसल उन्होंने किया क्या, ये किस्मत खान साहब तो डॉक्यूमेंट साथ लेकर आ गए, उन्होंने सारा पोल खोल दिया। मामला ये हुआ कि 30 अप्रैल को ये बिल पास करवाया गया था असेंबली से। उसके बाद ये चला गया दस्तखत के लिए गवर्नर के पास। तो गवर्नर को उस वक्त लिखना चाहिए था इख्तलाफी नोट, लेकिन ठीक 6 दिन के बाद गवर्नर ने इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए 6 मई को। यानी उनके पास 10 दिन का टाइम था कि 10 दिन के अंदर अंदर वो इख्तलाफी नोट लिखकर नजरसानी के लिए इस कानून को वापस भिजवा सकते थे। लेकिन गवर्नर ने 6 मई को इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और इसे फौरी तौर पे कानून बना दिया और उसके बाद चुप करके बैठ गए खामोशी से। लेकिन अब जब ये मामला उठा, और मामला उठाया किसने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने जब रोला डाला कि ये क्या चोर बाजारी आपने की है, आप इतने बड़े बड़े मफादात ले रहे हैं, इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, अवाम पिस गई है महंगाई की और गुर्बत की चक्की में, और आप इतने बड़े बड़े फायदे ले रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन खड़ा हुआ है इस जुल्म के खिलाफ, तो अब गवर्नर साहब भी इसमें फ़ायदा उठाने आ गए और एक लेटर भी जारी कर दिया है जिसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई कि जनाब मैं तो इख्तलाफी नोट लिख चुका, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन 6 तारीख को जिसने दस्तखत किए वो कौन था गवर्नर साहब? ये सवाल किस्मत खान साहब ने उठाया और बहुत ठीक उठाया। ये सारे इकट्ठे हैं, इक़्तिदार के हमाम में ये सारे नंगे हैं। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप लोगों को ये साबित करने की कोशिश करें जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो इस तरह के वफादात के खिलाफ था। लेकिन PMLN भी साथ थी, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, फजलुर रहमान भी साथ था, और सब ने मिलकर ये अलाउंसेस, ये मुराद, ये सहूलियात और ये अय्याशियाँ हासिल करने की कोशिश की। और गवर्नर ने इसके ऊपर 6 दिन के अंदर दस्तखत किए। उस वक्त इख्तलाफ नहीं किया। अब जब रोला पड़ गया तो आप कह दीजिए अगर मेरे पास आया तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जनाब आप 6 मई को दस्तखत कर चुके हैं इस डॉक्यूमेंट और इस खबर के मुताबिक। नाज़रीन, यहाँ बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब ने आमों के तोहफे भेजे हैं, और ये आमों के तोहफे नून लीग के कारकुनों के लिए भेजे हैं। कभी आपने सुना कि कारकुनों को लीडर तोहफे दे रहे हो? ऐसा नहीं होता ना, ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होता है। पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन आएंगे तो कारकुनों को जाके ठोडियों को हाथ लगाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनके दरवाज़ों पे खड़े हो जाएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन अभी तो वोट का सीज़न नहीं है। मैं अब की वजह बताता हूँ आपको। मैं पाकिस्तान से बाहर इनकी टके की औकात नहीं है शरीफ खानदान की। कोई इन्हें मुंह नहीं लगाता, कोई इनसे बात करना नहीं चाहता। लोग इनके मुंह के ऊपर आकर इनकी बेइज्जती करते हैं। तो यहाँ ना बहुत थोड़े से कारकुन बचे हैं PMLN के पास, और वो इनका बहुत बड़ा एसेट है। वो एक एक कारकुन को हीरे की तरह ट्रीट करते हैं, और उन्हें पाकिस्तान से वजीर आजम पाकिस्तान अपने खर्चे के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर आमों के तोहफे भिजवा रहा है कि जनाब ये आम खाइए, और जब कभी नवाज शरीफ किसी मुश्किल में आए तो उसके सामने आकर खड़े हो जाइएगा। जब कभी अवाम निकले और निकल कर नवाज शरीफ को बुरा भला कहे तो आपने उसके सामने ढाल बन जाना है। तो क्योंकि इनको कारकुन मिलते ही नहीं, बहुत थोड़े से हैं बेचारे, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, तो उनको खुश रखना इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और मैं वो वीडियोस देख रहा था कि बड़े फख्र के साथ कारकुन दिखा रहे हैं जनाब मियाँ साहब ने हमें ये आमों की छोटी छोटी पेटियां भेज दी हैं, और कभी बिरयानी के ऊपर, कभी आमों की पेटियों के ऊपर, कभी किसी छोटे मोटे फ़ायदे के ऊपर, ये ऐसे ही बेचारे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश हो जाते हैं। तो चले, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। वैसे इन्हीं कामों पे लीडर्स ने
अवाम को बड़े लंबे अरसे से लगाया हुआ है। नाज़रीन, मरियम नवाज का एक ही फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा जाता है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस दौर में अगर कोई वाहिद काम किया तो वो सुथरा पंजाब का काम था कि जनाब ये इन्होंने किया है। उसकी हालत अब मैं अगर आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे। सुथरा पंजाब के जितने भी ठेकेदार हैं, ये प्रोजेक्ट इस तरह से काम करता है कि ठेकेदारों को इन्होंने आगे से ठेके दिए हुए कि आपने फलां एरिया आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आपको पैसा देगी, आप उन इलाकों की सफाइयां करेंगे, सरकार आवाम से पैसा इकट्ठा करेगी, सरकार अपने अकाउंट में रखेगी, ठेकेदार अपने अपने इलाकों की सफाइयों की जिम्मेदार होंगे। जब वो ठेकेदार सफाइयां कर देंगे, साथ साथ जो अवामी पैसा सरकार के पास पड़ा है वो उसमें से अपना हिस्सा निकाल के बाकी ठेकेदारों को देती रहेगी। ये है फॉर्मूला सुथरा पंजाब का। कोई अपने घर से नहीं लेकर आए, लेकिन इन्होंने एक ही कंपनी बनाई थी, या एक ही जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो ये सुथरा पंजाब था। उसकी हालत ये है कि जनाब चंद दिनों में ये दूसरी अपील आ गई है ठेकेदारों की जानिब से, और पूरा एक इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अपील में लिखते हैं, अपील सानी, मोहतरम मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजबात और मसाइल के फौरी हल के लिए हम दूसरी अपील कर रहे हैं, और हम आपकी खिदमत में एक बार फिर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी आपकी खिदमत में अपील की थी, अफसोस कि अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी गई। हम शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़िश्ता 6 से 8 माह के वाजबात की अदायगी नहीं की गई। यानी आवाम से पैसा ले रहे हैं, आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, लेकिन पैसा अपनी जेबों में डाल रहे हैं, उनसे तैयारे खरीद रहे हैं, उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनसे अपने लिए अय्याशी कर रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे। लेकिन जिस आवाम से पैसा ले रहे हैं उनके लिए जो सुथरा पंजाब का एक मनसूबा बनाया गया है, वहां पे वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे। 6 से 8 महीने हो गए हैं, ठेकेदार कह रहे हैं कि हमारे वाजबात की अदायगी नहीं की गई, और अगर ये अदायगी मजीद नहीं की जाती तो फिर हम काम नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं जी हमारे पास गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं, हम काम नहीं कर सकते, और ऑपरेशन हमारे बहाल नहीं हो पा रहे। फील्ड स्टाफ जो लोग काम करते हैं बेचारे, उनको हम तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। अब वो तनख्वाह 40,000 मुकर्रर की है, किसी को 15,000 देते हैं, किसी को 20,000 देते हैं, किसी को 18,000 देते हैं। वो एक वर्कर ने थोड़े दिन पहले शिकायत लगाई और फिर खुदकुशी भी कर ली और वो दुनिया से चला गया, तो वर्करों को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। और उन्होंने कहा जी कि अब हम इमरजेंसी सर्विस फराहम नहीं कर सकेंगे, या सफाई की सर्विस हम फराहम नहीं कर सकेंगे अगर 15 जुलाई तक हमारे वाजबात, यानी अगले 5 दिन के अंदर अगर वाजबात ना दिए तो सफाई सुथराई हो जाएगी बंद। इसके बाद उन्होंने कहा जी हमें अपने अमले की तनख्वाहों की अदायगी के लिए सख्त माली दबाव का सामना है। वो कहते हैं बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमें पैसे दे दें। और ये इन्होंने आगे लिखा कि जनाब जो कंट्रैक्टर्स हैं, बड़ी मेहरबानी है कि तरला मिन्नत ही है सारा। तो एक ही इनका प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ये बड़ा फख्र करते थे, उस प्रोजेक्ट की हालत भी मैंने आपके सामने रख दी। अवाम को नादरीन इन्होंने बिजली का एक बड़ा खौफनाक झटका लगा दिया है। मिसाल के तौर पे एक कैसर शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने एक बिल लगाया जो 290 यूनिट का है। उसमें लिखा है कि जी यूनिट जो है वो सिर्फ 290 है और बिल जो है वो 55,000 रुपए है। अब ये किस खाते में आया यार? 300 यूनिट तक इन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, 290 यूनिट वाले को 55,000 रुपए का बिल डाल दिया। और ये जमात इस्लामी के कैसर शरीफ साहब ने टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर दिया। अब आए आप एक और चीज पे कि पहले ये होता था ना कि 6 माह तक अगर आपने एक बार भी 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल किया तो आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे, यानी आपने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करना है हमेशा। अगर 6 माह में एक दफा भी आप 200 यूनिट से ऊपर गए तो आपको प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा, चाहे आप 2 यूनिट भी इस्तेमाल करें अगले महीने, लेकिन आपको बिल महंगा आएगा। ये एक इन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ था। अब वो जो कैटेगरी है 6 माह वाली, वो भी खत्म कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात को यकीनी बनाया